चलिए थर्ड केस देखते हैं। हमने फर्स्ट केस देखा, हमारा लेट आउट पीरियड 12 मंथ्स है और पूरा घर हमने लेट आउट कर रखा है फुल ईयर के लिए। सेकंड केस हमने देखा कि हमारा जो हाउस है वो कुछ टाइम के लिए वेकेंट है। तो वैकेंसी के केस में हम कैसे अपने घर की कैलकुलेशन करेंगे, जीएवी की, वो हमने कैलकुलेशन करना सीखा। अब हमारा थर्ड केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब हम जिस घर में खुद रहते हैं उस घर की जीएवी क्या होगी। तो इन्होंने ये कहा जिस घर में हम खुद रहते हैं उसकी जीएवी नहीं, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू नील होगी। अगर जीएवी नील बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, जीएवी नील है उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, उसका बेनिफिट ले लेंगे हम। तो म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट हम ना ले पाए इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि एनुअल वैल्यू नील है। अब मुझे बता एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करते हैं हम, दो डिडक्शन। एक सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू जीरो हो गई तो वो भी जीरो हो गई। दूसरी डिडक्शन क्या बची, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से हमेशा लॉस होगा या नील आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो जीरो आंसर आएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब अगर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर लॉस हो रहा है तो हम और हमारे पास लेट आउट प्रॉपर्टी भी है, उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरा इनकम जो है लेट आउट प्रॉपर्टी का और सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो लॉस है कि उनको लॉस दिखाएंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर और अपने प्रॉफिट को सेट ऑफ कर लेंगे। तो उनके पेट में दर्द है कि भाई हो जाए, तो उन्होंने एक लिमिट बना दी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं देंगे आप, वरना तो आप जितना मर्जी लोन लेकर के मकान बनाओगे, खरीदोगे, तो उन्होंने कहा हम आपकी एक लिमिट बना देते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ सीखनी है, और कितने घर लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्री होंगे वो भी हम सीखते हैं। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बताता है हमें कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील होगी। एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल वैल्यू नील होगी। अंडर सेक्शन 23(2) नील हो जाएगी। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 24A वाली डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो एनुअल वैल्यू पर होती है, एनुअल वैल्यू नील है तो वो तो मिलेगी नहीं। तो डिडक्शन केवल कौन सी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपका टैक्स रेट ऑलरेडी बहुत कम कर चुके हैं, तो हम ये वाला लॉस अलाउ नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन केवल मिलेगी अगर एसएससी एक्सरसाइज करता ऑप्शन शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115(b)(a)(c). इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में ही इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जो मिलेगी वो लिमिटेड ही मिलेगी, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो मिलेगी ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो लिमिट है वो 30,000 या 2 लाख है, 30,000 और 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन सम सिचुएशन कंडीशंस। अब कंडीशन क्या है, उन्होंने कंडीशन लगाई 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन के लिए 3 कंडीशन लगाई। कंडीशन नंबर 1 कि आपने जो लोन लिया हो वो 1499 या उसके बाद में लिया हो, ठीक है। कब लिया हो लोन, ऑन और आफ्टर 14, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया उसमें कंडीशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है, आप उसमें से देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है कि आपने जो लोन लिया हो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी लिया जा सकता है, बट यहां पर डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में डिडक्शन जो मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो।
और तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि जो आपका मकान है वो जिस साल लोन लिया है उसके आखिरी दिन से लेके अगले 5 साल के अंदर अंदर मकान बनके तैयार हो गया हो। तो same was completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed, interest paid or payable in total for 1 or 2 subject to the maximum of 2 lakh। तो कहने का मतलब यह है कि तीन कंडीशन क्या है, 1499 या उसके बाद में लोन लिया हो, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया हो, जिस दिन लोन लिया उस ईयर के एंड में से लेके 5 ईयर के अंदर अंदर मकान बनके कंप्लीट हो गया हो, और आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नील करा सकते हो। तो चाहे एक घर के लिए लोन लिया है चाहे 2 घर के लिए लिया है, मिलाकर 2 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी, टोटल 2 लाख है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। और इंक्लूडिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट लोन की डिडक्शन है वो टोटल है, उसमें करंट ईयर का भी होता है, प्री पीरियड का भी होता है, तो दोनों मिलाकर, दोनों घर मिलाकर और प्री और पोस्ट मिलाकर सब कुछ 2 लाख रुपए हो सकता है, वो भी ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये कंडीशन किस चीज के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। लेट आउट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो डिफॉल्ट रिजीम हो चाहे ऑल्टरनेट हो, दोनों में विदाउट एनी लिमिट सारा बनता है। ये इसलिए है क्योंकि आप इनकम तो दे नहीं रहे हो, माइनस करोगे इसको और आप लॉस दिखा के अपनी इनकम को सेट ऑफ करोगे, इसलिए ये सारी कंडीशंस है। अगर लोन ये कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 30,000 हो जाएगी। ये मैक्सिमम है, फ्लैट नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन अगर इससे कम है तो वही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेयर, रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, चाहे 1499 के बाद लिया है, और एक्विजिशन के लिए लिया 1499 से पहले लिया है, तो भी आपका 30,000 ही रहेगा, ठीक है। किसी भी हालत में मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 23(2)A भी हमने पढ़ा है, जहां पर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू को नील ले लेते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओनर फ्रॉम द सच प्रॉपर्टी। तो इससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है ऐसा सोचकर हम लोग ये डिडक्शन दे रहे हैं कि कोई और बेनिफिट वो ना लेता हो, ठीक है। तो यहां पर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी उसने ऑक्यूपाई ना करी हो, ठीक है, ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी ना कर रखी हो। वो रीजन क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या वो और किसी प्लेस पर रहता है, ये भी हो सकता है। जीएवी एनुअल वैल्यू बल्कि नील हो जाएगी, और ये भी हमारी 2 हाउस के लिए होगी। तो हम 2 घर के लिए एनुअल वैल्यू नील करा लेंगे। कितने घर के लिए, 2 घर के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो अलाउ नहीं है लेस करने के लिए, क्योंकि हमारी नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू नील हो रही है, जीएवी नील नहीं हो रही है। तो एनुअल वैल्यू क्या हो रही है, नील। तो इसलिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A भी नहीं मिलेगी, केवल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन भी एक लिमिट तक ही हमें मिल पाएगी। तो हमेशा क्या होगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा, लॉस आएगा। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हम पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें केवल ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जांपल नंबर 11 की हेल्प से। मिस्टर एक्स एक ओनर है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उनके पास थ्रू आउट द ईयर। म्युनिसिपल वैल्यू 15,000 पर मंथ है, इसका कुछ यूज नहीं है। फेयर रेंटल वैल्यू 21,000 पर मंथ है, अगेन इसका कोई यूज नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट है, इसका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारी एनुअल वैल्यू ही नील हो जाती है। और म्युनिसिपल टैक्सेस है, इसका भी कोई यूज नहीं।
है ना। तो हमसे बोला नेट एनुअल वैल्यू निकालो, या हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप एनुअल वैल्यू निकालो, एक ही बात। तो हमारी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। फिर हमने पढ़ा कि जो लिमिट है वो केवल ओल्ड अल्टरनेट टैक्स रिजीम में मिलेगी, और वो भी मैक्सिमम कितनी मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट मिलेगी 2 लाख रुपीस की, अगर हम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अदरवाइज हमें कितने मिलेगी, 30,000, ये भी मैक्सिमम है। इसलिए हम इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन से, वो भी प्री पीरियड और करंट ईयर वाला मिलाकर जो भी कम हो। ठीक है। अब 2 लाख की कंडीशन के लिए 3 पॉइंट मैंने जो बताया था, वो 3 पॉइंट यहां पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, लोन हमने लिया हो 1499 या उसके बाद, लोन कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया हो, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन है वो विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन, ये हो गया कंडीशन। तो हाउस प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इवन अगर हाउस प्रॉपर्टी हमारी ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है तो भी वो नील हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस प्रोफेशन में हमारी डील होती है। अगर 2 घर हैं तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नील हो जाएगा, और इंटरेस्ट और लोन की मैक्सिमम डिडक्शन 32 लाख दोनों घर की मिलाकर है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा घर हैं तो कोई से भी 2 घर आप, कोई से भी 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। 2 से ज्यादा घर जो भी होंगे बचे हुए, जो आपने मान लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, उनके अलावा जो भी बचे हैं वो सब डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगे। अब वो लेट आउट तो है नहीं, लेकिन हो जाएंगे डीम टू बी लेट आउट, मतलब मान लेंगे किराए पर दिया है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो वहां होगा ही नहीं ना। तो उन उन हाउसेस के लिए एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई असेसी अपना हाउस को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कहीं और रह पा रहा है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ट्रांसफर हुआ है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है, नील वैल्यू ही हो जाती है उसकी। ठीक है। ओनली नेचुरल पर्सन कैन ऑक्यूपाई द रेजिडेंशियल हाउस, तो केवल इंडिविजुअल एचएफ के लिए ही ये डिडक्शन है। बाकी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, कंपनी वगैरह है तो उनके लिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली डिडक्शन नहीं होती। ठीक है। If the house is let out by assessee to the employer, which in turn allowed the same if the house is let out by assessee to the employer। मान लिया मैं कहीं जॉब करता हूं और मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि उनको मेरा मकान किराए पर चाहिए, मैंने उनको किराए पर दे दिया, तो वो किराए पर मुझे रेंट मिल रहा है। अब मुझे एम्प्लॉयर ने वही मेरा वाला घर मुझे एज ए रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट के तौर पे अलॉट कर, तो मेरा घर है, मैं वहीं रह रहा हूं और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं रेंट के। तो यहां पर लिखा है कि ऐसी सिचुएशन में एक तो वो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, और इस घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। कहीं आपको जी मैं रहता हूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट हाउस है, रेंट तो मिल ही रहा है आपको, तो ये लेट आउट हाउस है। ठीक है। ये जो लिमिट है 2 लाख और 30,000 रुपए की, ये लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, लेट आउट के लिए नहीं है, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए। और एक और बात याद करिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। वो म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे लेस होते हैं। आप चाहे 1 महीने का रेंट म्युनिसिपल टैक्स दो या 5 साल का, 10 साल का, वो सब जिस साल दिया है उस साल माइनस होगा। लेकिन इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन ड्यू बेसिस पे लेस होती है। इसका मतलब आपका 1 साल में 12 महीने का रेंट प्लस प्री पीरियड का रेंट ही माइनस होगा। ठीक है। तो अगर लेट आउट हाउस है तो दोनों रिजीम में आपको डिडक्शन मिलेगी, है ना, दोनों ही रिजीम में आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। as deduction without ceiling limit under both the however in case of default tax regime under section 115 BAC, the resultant loss from house property cannot be set off against income under any other head, whereas under the normal provision the resultant loss from house property can be set off
इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। ये हम एक हमारे पास एक अलग चैप्टर आएगा। किस चीज का चैप्टर आएगा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो उसमें हम ये वाली चीजें पढ़ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। मतलब आपने लोन लिया, लोन पर क्या देते हो आप? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको डिडक्शन मिल गई ड्यू बेसिस पर, लेकिन एक्चुअल में आपने दिया ही नहीं था वो, तो बैंक ने इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लगा दिया, तो वो लेस नहीं होगा। क्लियर? अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल बोरोड, जहां पर बायर ने सेलर के साथ ही अरेंजमेंट करा कि वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रहा है, अलग से लोन नहीं लिया, तो वहां पर जो अनपेड अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में तो ज्यादा पैसा देगा ना, तो ऑलरेडी वो मतलब लोन की तरह ही ट्रीट होगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, मिस्टर ई है, हाउस है उनका दिल्ली में और वो थ्रू आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्यूनिसिपल वैल्यू कोई यूज नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का यूज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं कहा तो हम नोट डाल देंगे, इट इज एज्यूम्ड दैट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वो जो 3 कंडीशन है, और हम 60,000 रुपए लेस करके लॉस निकाल देंगे 60,000 रुपए का। कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो क्या लिखेंगे? एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस, तो 60,000, तो 60,000 आ जाएगा हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इसमें कोई टेंशन? अब हम एक काम करते हैं, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट ऑन लोन को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है अलग अलग सिचुएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है उसको हम थोड़ा डिटेल में फिर से पढ़ते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से उसे समझाता हूँ। पिछली बार मैंने ऊपर से आपको बता दिया था कि 1/5 हमें डिडक्शन मिल जाती है प्री पीरियड की। यहाँ पर हमें ये भी बता रखा है कि अगर हमारा 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो हमें ज्यादा 2 लाख रुपए का मिलेगा। वो कंडीशंस यहाँ पर बता रखी है। जो मैंने आपको मेन समझाना है वो विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि स्टूडेंट उसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, मकान बनाना हमने शुरू किया, ठीक है, हमने मकान बनाना शुरू किया और मान लेते हैं कोई भी डेट ले लेते हैं, 1/4/23 को मकान बनाना हमने शुरू किया। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 26-27 की, तो हमारा प्रीवियस ईयर है 25-26। ठीक है, तो मैं इस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, आपका जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा, डेट के हिसाब से कोई टेंशन नहीं आएगी। तो ये मकान हमारा मान लेते हैं 1 जनवरी 26 को कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा और आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अलग अलग केसेस, अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताऊंगा इसी को बेस लेकर के। ठीक है, अब यहां पर हमने लोन लिया, यहां पर मकान बनाना स्टार्ट किया हमने, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1/4/23 को, लोन लिया हमने 5 लाख का @10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए बता रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए बस लिमिट लग जाती है और कोई फर्क नहीं आता है। मैं विदाउट एनी लिमिट, टेंशन ना हो, मैं लेट आउट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, हमने कोई लोन की रीपेमेंट नहीं करी और अब हमारा मकान 1 जनवरी को कंप्लीट हो गया। जब हमारा मकान कंप्लीट हो गया तो हमने लेट आउट कर दिया इसको @
10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ के लिए लेट आउट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की और कैसे मिलेगी। देखो हमारा जो ईयर है वो कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 26 को। जब हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एक तो हम देंगे करंट ईयर की। करंट ईयर क्या होगा, 25-26, है ना। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर की इनकम निकल रही है, तो उसको हम करंट ईयर भी कह सकते हैं। अब ये करंट ईयर यहां से शुरू होगा और यहां तक खत्म होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहां पर 25-26 का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करते हैं। अब ध्यान से समझकर बताओ मुझे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक का हो। अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल कॉमन सेंस ना लगाएं और नॉर्मल देखें, तो हम कहेंगे कि प्री पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक, क्योंकि हमारा मकान 1 जनवरी को कंप्लीट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक का टाइम पीरियड हमारा प्री पीरियड है। अगर ये प्री पीरियड ले लूंगा मैं, तो ये जो हमारे पास है ना 9 महीने, इसकी 2 बार डिडक्शन मिल जाएगी। एक तो प्री पीरियड में और एक करंट ईयर में भी तो मिल गई। करंट ईयर में मैंने 1 अप्रैल से लिया है इंटरेस्ट, तो 2 बार छूट मिल जाएगी ना, तो 2 बार तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा प्री पीरियड का मतलब क्या है। प्री पीरियड का मतलब क्या है, कब स्टार्ट होगा ये, वो ध्यान से समझना। कब होगा स्टार्ट प्री पीरियड, प्री पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, लोन लिया है ना, और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट विच एवर इज लेटर। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। मान लिया यहां पर लोन लिया 1 अप्रैल 23 में, लेकिन मकान बनाना शुरू किया 1 जुलाई 23 में, तो 3 महीने तो फालतू में लोन ले लिया आपने, कुछ भी नहीं करा, उसकी डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगी आप। ऐसे ही मान लिया मकान बनाना शुरू किया 1 अप्रैल 23 में, लेकिन आपने उस समय लोन ही नहीं लिया था। लोन लिया आपने 1 जनवरी 24 में, तो 1 जनवरी 24 से ही तो टाइम शुरू होगा इंटरेस्ट का। तो 99% क्वेश्चन में जिस दिन डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है उसी दिन लोन लेते हैं 99% क्वेश्चन में। लेकिन मैं कह रहा हूं 1% क्वेश्चन भी ऐसा आ गया फंसाने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन तभी से तो शुरू होगा जब लोन लोगे। मकान बनाना शुरू करोगे उससे पहले का थोड़ी ना, मकान बनाना शुरू करने से 5 साल पहले लोन ले लोगे वो थोड़ी ना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ये बात समझ में आई। प्री पीरियड स्टार्ट कब होगा, नॉर्मल केस में डेट ऑफ लोन से स्टार्ट हो। अच्छा एंड कब होगा, एंड कब होगा प्री पीरियड, तो देखो एंड कब होगा। इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर एंड कर दिया ना, इस जगह, क्यों, क्योंकि ये तो करंट ईयर में आ गया। तो एंड कब होगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च इमीडिएटली preceding the date of completion of house। जिस दिन मकान बना है, जिस दिन
मकान बना है उससे पिछली 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके मकान बनने तक का तारीख का इंटरेस्ट और लोन तो करंट ईयर में ही आ जाएगा। तो 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, ठीक है। लेकिन और डेट ऑफ फुल रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। अब मान लिया हमने लोन 24 में ही दे दिया था, लोन की रीपेमेंट 24 में ही कर दी, भाई ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बाई चांस आ गया तो, या पार्ट पेमेंट हो गई, तो मैं वो सब एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो अगर लोन की रीपेमेंट 31 मार्च 25 से पहले ही हो गई तो तब लोन इंटरेस्ट ऑन लोन तो तब तक का ही निकालोगे ना, उसके बाद का थोड़ी ना निकालोगे। तो इस एग्जांपल में ये डेट ऑफ स्टार्टिंग है 1/4/23 और एंडिंग डेट है 31 मार्च 25। तो प्री पीरियड कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 25 का, ठीक है। तो इसमें इस पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं? प्री पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 25 के बाद तो करंट ईयर का इंटरेस्ट और लोन हमें यहां पर मिल ही गया, तो दो बार थोड़ी ना मिलेगा। अब जो प्री पीरियड इंटरेस्ट होता है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 1/5 एवरी ईयर। कितने साल के लिए? अब ये भी बात ध्यान रखना, मकान बने हुए 6 साल हो गए तो नहीं मिलेगी प्री पीरियड की डिडक्शन, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट उसकी पूरी हो चुकी होंगी। समझ रहे हो ना? कहीं आप देते रहो 10 साल पुराना मकान है, आप कहो जी इंटरेस्ट ऑन लोन प्री पीरियड 1/5, भैया 10 साल पुराना मकान है, 5 साल में इंस्टॉलमेंट मिल गई होगी 1/5, खत्म। तो इसमें से सेकंड क्या माइनस करूंगा मैं? प्री पीरियड इंटरेस्ट। कब से कब तक का? 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 25 तक का, 2 साल का। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 लाख रुपए, उसे 5 से डिवाइड करूंगा मैं, है ना? तो कितना आएगा? 20। तो 70,000 रुपीज की टोटल मुझे डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो कुछ समझ में आया प्री पीरियड इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? अब मैं इसमें अलग अलग केस और एग्जांपल आपको अभी बताऊंगा और उसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 1/4/23 को ही, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। कंस्ट्रक्शन जो एंड हुआ है वो 31 मार्च 26 को एंड हुआ, लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लिया वो ये 5 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन मिलेगी फर्स्ट पॉइंट में कौन सी मिलेगी? करंट ईयर। करंट ईयर क्या है? 25 26, तो वो कितना मिलेगा? 50,000। फिर क्या मिलेगा? प्री पीरियड, है ना? अब प्री पीरियड क्या होता है, मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग डेट तो पता है, इसमें यही है। एंडिंग डेट क्या पता है? जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। तो मकान बना 31/3/26, इससे पिछली 31 मार्च, तो ये है प्री पीरियड। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स डिवाइड बाय 5, क्योंकि 1/5 एवरी ईयर करना होता है, अगेन 20,000। क्लियर? इसमें कोई डाउट?
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। मान लेते हैं मकान लोन लिया था 21 को, ठीक है, और जो मकान बना कंप्लीट हुआ वो 1/7/23 को कंप्लीट हो गया मकान। ठीक है, तो हमें 5 साल तक की डिडक्शन मिल रही है। तो फर्स्ट ईयर कौन सा होगा डिडक्शन का? डिडक्शन फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर। ये कौन सा प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? 23-24 में। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर 23-24, सेकंड 24-25, थर्ड 25-26। तो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगी क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, तो अगर यही 5 हो जाती पूरी तो हमें डिडक्शन नहीं मिलती, है ना। तो हम एक डेट भी देख लेंगे, उस दिन से पहले मकान बना है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, और उस दिन से बाद में बनाए तो ही डिडक्शन हमें मिले। तो करंट ईयर अगर लोन की रीपेमेंट नहीं हुई तो करंट ईयर का तो यही होगा 50,000। प्री पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर प्री पीरियड हो जाएगा 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 23 तक। अगेन 2 साल, सेम ही आंसर आएगा, कोई टेंशन है इसमें? क्लियर? आगे बढ़े, इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लेते हैं मकान बन गया था 19 में, लोन लेना स्टार्ट किया हमने 19 में, और जो मकान बन के तैयार हुआ वो 21 में हुआ। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी हमें? प्रीवियस ईयर 21-22 में। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? 22-23। तीसरी 23-24। चौथी इंस्टॉलमेंट 24-25, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? 25-26। ये लास्ट ही है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, एक नोट डालकर आप नोट लिख लीजिए, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27, जिनके मई 26, सितंबर 26 या जनवरी 27 में एग्जाम है ना। तो फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27, अगर हमारा मकान, है ना, इफ हाउस वाज कंप्लीटेड बिफोर 1 अप्रैल 21, या इसे कह सकते हैं, या तो ये बोलो कंप्लीटेड बिफोर, या बोलो कंप्लीटेड अप टू 31 मार्च 21, या तो ये बोलो कि 1 अप्रैल 21 से पहले बन गया हो, या ये कहें कि 31 मार्च 21 तक बना हो, एक ही तो बात है। तो नो प्री पीरियड डिडक्शन विल बी अलाउड। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, क्या? प्री पीरियड डिडक्शन will be allowed only if house was completed on or after 1/4/21। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 1/4/21 या उसके बाद में मकान बना है तो ही छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी,
या ये कह सकते हो इससे पहले बनेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप जैसा मर्जी मान लो। अगर किसी बच्चे के जनवरी में एग्जाम है तो उसका प्रीवियस ईयर 24 25 हो जाएगा, सब एक साल पहले, तो आपके लिए ये जो डेट हो जाएगी ये 1420 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर बार हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना है कि 5 साल हुए या नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक डेट बता दी। अब इस दिन मकान बन गया है या इसके बाद बना तो डिडक्शन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो आपको हर क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। क्लियर? चलो हम अब, ये भी हो गई बात। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस लाता हूं। वो चेंजेस क्या है, देखो मैं इसमें चेंजेस ये लाता हूं कि मान लिया हमने 1 अप्रैल 24 को रीपे कर दिया 2 लाख का लोन, हो सकता है। तो करंट ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 5 लाख पर नहीं आएगा, 2 लाख का रीपे हो चुका है, 3 लाख पर आएगा। तो 3 लाख का 10% 30,000। और जब प्री पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो प्री पीरियड ये है, तो 50,000 ये हो गया और 30,000 ये हो गया, तो प्री पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 80,000। तो 80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 रुपीज प्री पीरियड का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहीं पर यह भी हो सकता था कि 1424 को हमने एक नया लोन ले लिया होता तो वो ऐड हो जाता। सही है। अच्छा, इसमें एक बात और, लोन रीपेड, वन 126 को पूरे के पूरे लोन की रीपेमेंट कर दी हमने। तो करंट ईयर में मैं जो निकालता लोन पर इंटरेस्ट वो होता 1 जनवरी को रीपे हुआ है तो 9 महीने का इंटरेस्ट ही निकालता हूं। तो 5 लाख पर 10% 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि हमने 1 जनवरी को लोन की रीपेमेंट कर, कितना आया, तो 37,500 आता। और प्री पीरियड का तो वही आता मेरा 1 लाख पर डिवाइड बाय 5, 20,000। ठीक है, एक और बात क्या हो जाता है, कई बार यहां पे लिखा लोन वाज रीपेड ऑन 31/3/25 को रिपे कर दिया लोन, तो करंट ईयर का लोन तो आएगा ही नहीं, इस साल तो लोन है ही नहीं, केवल प्री पीरियड का आएगा। तो मैंने लगभग सारे केसेस कवर कर दिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैसे करेंगे, सो दैट यहाँ पर आप फंसे नहीं क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन में प्री पीरियड में स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैंने लोन रीपेमेंट ये वो सब बता दिया। तो हाउस लोन का रीपेमेंट कब करना है, कब हुआ, प्री पीरियड क्या है, सब मैंने बता दिया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट क्या है मैंने वो भी बता दी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में हम लोग कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे ये भी हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है।